हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपोकलिप्स की दुनिया में। आज हम आ गए हैं गु युनहाओ की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले पर। आज फैसला होने वाला है कि क्या गु युनहाओ सेवन सिटी को उस खौफनाक बीस्ट टाइड से बचा पाएगा या सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सीधे इस वीडियो पर आ गए हैं, तो इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर पुराने एपिसोड्स जरूर देखें। मैंने इस कहानी के पिछले सभी पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहां जाकर आप शुरुआत से गो युनहाओ का ये एक्शन से भरा सफर देख सकते हैं, ताकि आपको आज का ये फाइनल बैटल पूरी तरह समझ आ सके। और जो लोग डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि आज का सस्पेंस और एक्शन सारी हदें पार करने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सीजन का ये महा एपिसोड। बाद में तुम घर पहुंचते हो तो देखते हो कि गेट पर एक बैग और गरम रैमेन रखे हुए हैं और गुकिंगज्यू वहीं आंखें बंद करके तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम पूछते हो, फिर से यहाँ पूरी रात यहीं वेट करने का विचार है? वो एकदम से चौंक जाती है और बोलती है, हैं, तुमने तो मुझे डरा दिया था। तुम खाने को देखकर पूछते हो, ये यहाँ किसने रखा? वह केयर छुपाती है और बोलती है, मुझे रोड पर मिला था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह मन ही मन सोचती है, अगर इस डैम सिस्टम टास्क की बात नहीं होती तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। तुम उसके झूठ को पकड़ते हुए कहते हो, तुम्हें यह मिला और तुमने इसे हीट भी कर दिया। तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा लेती हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसे लो या छोड़ दो। वह बड़बड़ाती है। तुम उसके हाथ पर जख्म नोटिस करते हो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या तुमने इस पर मेडिसिन लगाई? कल रात तुम बाहर कितनी देर तक वेट कर रही थी? आधा घंटा। वह झूठ बोलती है। तुम उसका हाथ पकड़ते हो, फिर बैग से दवाई निकालते हो और उसके जख्मों पर लगाने लगते हो। वह चौंक कर बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए है। तुम कहते हो, मैं टफ हूं, मुझे इसकी नीड नहीं है। वह स्टबर्नली रिफ्यूज करती है। स्टबर्न मत बनो। तुम आह भरते हो। तुम दवाई लगाने के बाद मुड़ते हो और गेट खोलते हो। अंदर आ जाओ और सो जाओ, तुम्हें कल ट्रेनिंग करनी है। ये कहकर तुम अंदर जाते हो और वो बाहर बैठी मन ही मन बड़बड़ाती है, डैम इट, ये इंसान कुछ भी आसानी से नहीं मानता। दूसरी तरफ यांग गैंग झांग तिएशान और गू जिंगबो से मिलते हैं। यांग गैंग बोलता है, मैंने आज आप दोनों को सिर्फ एक चीज के लिए यहां इनवाइट किया है, वो कमीना मरना ही चाहिए। ब्रदर यांग, मैं आपके उन दो स्टूपिड बेटों के लिए आपके ग्रज को समझता हूं, लेकिन वो बच्चा अब जीजिंग का आदमी है और जीजिंग को सिटी लॉर्ड का सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए उसे टच करना बहुत हार्ड है। यांग गैंग गुर्राते हैं। जब उसने मेरे दो बेटों को मारा था तब उसे ऐसा फील नहीं हुआ था। तभी गुजिंगबो बोलता है, वो कमीना अब सिटी डिफेंस आर्मी में आगे बढ़ रहा है। अगर ये और खींचा तो अपनी परेशानियां आने वाले दिनों में काफी बढ़ जाएगी। लीजियो कमरे के अंदर आती है और कहती है, अंकल यांग, जो आपने मांगा था वो मिल गया है। वह उन्हें एक लिफाफा थमाती है। यांग उसे खोलकर देखता है, जिसमें दो तस्वीरें और गु युनहाओ की एक रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट के अनुसार उसकी आंखों का मैच 97.3% पाया जाता है। रिपोर्ट देखकर यांग मुस्कुराते हुए कहता है, तो वह मास्कड मैन गु युनहाओ ही है। बहुत अच्छे, सबूत पूरी तरह से स्ट्रांग हैं। यांग गैंग गंभीर स्वर में पूछते हैं, डेप्यूटी कमांडर झांग, क्या आपके आदमी शहर के बाहर गु युनहाओ के अगले मिशन के दौरान किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं? झांग जवाब देता है, पिछली बार ब्लैक विंड वैली के उजागर होने के बाद से जी जिंग हम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर कोई भी कदम उठाना मेरे लिए मुश्किल होगा। तब यांग एक नई योजना सुझाता है, क्योंकि हम खुले तौर पर कुछ नहीं कर सकते, तो चलिए एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। शहर की 70% फार्मेसी और कल्टीवेशन दुकानें मेरी यांग फैमिली के अंडर में हैं और 20% झांग फैमिली से जुड़ी हैं। बाकी बची दुकानों पर यदि हम दबाव बनाएं तो वे भी उसके साथ व्यापार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। झांग पूछता है, क्या आपका इरादा उसकी परचेज और सप्लाई रोकने का है? गु जिंगबो इस रणनीति को समझते हुए कहते हैं, वह अब एक मार्शल आर्टिस्ट है और मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंचने के लिए उसे बड़ी मात्रा में बॉडी एसेंस पिल्स
और ब्लड स्पिरिट ग्रास की ज़रूरत होगी। यदि पूरा शहर उसे सामान बेचने से इनकार कर देगा तो वो इसी लेवल पर फंस जाएगा। गैंग यांग अंत में कहता है, जब वो इस रुकावट से परेशान हो जाएगा तब हम अपनी अगली चाल चलेंगे। क्या तुम कंफर्म हो? गैंग यांग पूछते हैं। तब ली जू लिफाफे में से एक फोटो निकलती है जिसमें तुम और किंग जू साथ होते हो। गू किंगजू और गू युनहाओ का रिलेशनशिप सच में अनयूजुअल है। किंगजू को किडनैप करने का कदम जरूर इस कमीने को मौत तक ले जाएगा। गुजिंगबो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, किंगजू गू फैमिली की वंशज है, अपने ही फैमिली मेंबर को किडनैप करना। ली टोकती है, मास्टर गू, वो गू युनहाओ को आपके चेहरे पर थप्पड़ मारने में हेल्प कर रहे हैं। इस इनग्रेट को अभी भी लगता है कि ये गू फैमिली की मेंबर है। गैंग यांग बोलता है, चलो पहले एक्शन लेते हैं, उसकी फूड सप्लाई कट करते हैं, फिर उसे किडनैप करते हैं। जब वो कमीना उसे बचाने आएगा तो हम तीनों एल्डर्स मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि वो मारा जाए। तुम मेडिटेशन कर रहे होते हो, तुम्हारे अंदर से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होती ही कि उसके इफेक्ट से तुम्हारी गर्म होकर लाल हो चुकी होती है। सिस्टम बोलता है, होस्ट गु युन हाओ लेवल सीनियर मार्शल आर्टिस्ट पीक एक्सपीरियंस 1000/1000 मार्शल मास्टर रेलम तक ब्रेक थ्रू करने के लिए एक हाई लेवल एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। सजेशन क्रिम्सन फ्लेम ग्रास या उसी लेवल की फायर एट्रीब्यूट वाली स्पिरिचुअल मेडिसिन ढूंढें। मार्शल वॉरियर तक एडवांस करने के लिए सच में स्पिरिचुअल मेडिसिन की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तुम्हें रियलाइज़ होता है, तुम मार्केट जाने के लिए अपनी मिलिट्री की ड्रेस को चेंज करके कैजुअल ड्रेस पहनते हो और बोलते हो, क्रिम्सन फ्लेम ग्रास, सेवन सिटी की सबसे बड़ी रिसोर्स शॉप ट्रेजर पैवेलियन में ये होनी चाहिए। तुम उसे खरीदने जाते हो। तुम दुकान में घुसते ही हो और जैसे ही दुकानदार तुम्हें देखता है और चौंक जाता है, तुम्हारे कुछ बोलने से पहले ही वो मना करने लग जाता है। कुछ नहीं है, क्रिम्सन फ्लेम ग्रास सोल्ड आउट हो गई है, स्नो स्पिरिट ग्रास भी खत्म हो गई है। लास्ट वीक तुमने कहा था कि तुम्हारे पास स्टॉक में 10 बॉटल्स हैं। तुम आर्ग्यू करते हो, प्लीज़ यहाँ से जाइए सर। ऐसा नहीं है कि मैं सेल नहीं करना चाहता, लेकिन ऊपर से किसी ने ऑर्डर दिया है। अगर मैंने आपको आज कुछ बचा तो कल से मेरी दुकान बंद हो जाएगी सर। आपको सेल करने की हिम्मत कौन करेगा? तुम मायूसी के साथ वहाँ से निकल जाते हो। तुम एक शॉप से दूसरी शॉप जाते हो, लेकिन हर जगह से तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई दुकान वाले तो तुम्हें देखते ही लॉक लगा लेते हैं। नहीं नहीं, मैं सेल नहीं करूँगा, मैं सेल नहीं करूँगा। तुम एक दुकान में आते हो, वहाँ दुकानदार तुमसे बोलती हैं, प्लीज़ यहाँ से जाइए मिस्टर गू। ऐसा नहीं है कि हम आपकी हेल्प नहीं करना चाहते। झांग फैमिली ने कहा है कि जो भी आपके साथ बिजनेस करने की हिम्मत करेगा वो उसकी शॉप तोड़ देंगे। तुम वहाँ से भी खाली हाथ लौटते हो। तुम्हारा रिक्रूट तुम्हारे पास दौड़ता हुआ वापस आता है और तुम्हें रिपोर्ट करता है, कैप्टन, मैं 9 शॉप्स पर गया था और कोई भी सेल करने के लिए तैयार नहीं है। आप इसे देखो। ये कहता हुआ वो तुम्हारे हाथ में एक कागज़ पकड़ता है। तुम उसे पढ़कर मुस्कुराते हो और बोलते हो, इसे देखो, इन तीनों फैमिलीज ने रिसोर्सेज ब्लॉक करने के लिए जॉइंट फोर्सेस बना ली हैं। अगर वे मुझे मार नहीं सकते तो वे मुझे ट्रैप करना चाहेंगे। तुम्हारा रिक्रूट गुस्से में बोलता है, कैप्टन, ये कमीने बहुत गिरी हुई हरकतों पर उतार आए हैं। तुम बोलते हो, अब हमें क्या करना चाहिए? कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। शाम के वक्त गु किंगजू घर की तरफ आ रही होती है। तभी सिस्टम अपडेट करता है, मिशन है कि मास्टर के डोरमेट्री में मेडिसिनल हर्ब्स डिलीवर करना है। डैम सिस्टम, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई डिलीवरी मैन हूं? वह कराहती है। अचानक 3 आदमी उसे पर अटैक करते हैं। वह तीनों मार्शल आर्ट के मास्टर होते हैं। किंगजू उनसे बच नहीं पाती। वो उसके बंधक बना लेते हैं। वो डर के चिल्लाती है, तुम लोगों को क्या चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? उनमें एक ताना मारता है, हम्प, मिसगू, क्या आपको पता है कि आपके अंकल ने हमें आपको एक फैमिली रियूनियन के लिए घर इनवाइट करने को कहा है? उसके बाद वो तीनों किंग जू को किडनैप कर वहां से भाग जाते हैं। कैप्टन जी जिंग मिलिट्री बेस में काम कर रहे होते हैं। तभी तुम उनसे मिलने के लिए आते हो। वो तुम्हें देखते हैं और बोलते हैं, तेजून ने मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया था। जांग तिशान ने यांग और गू फैमिलीज के साथ मिलकर सिटी के सारे कल्टीवेशन रिसोर्स चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। तुम डिमांड करते हो
मुझे क्रिम्सन फ्लेम ग्रास या ब्लड स्पिरिट ग्रास की ज़रूरत है। कैप्टन जी जिंग बताते हैं, मैंने पहले ही सिटी गैरिसन के वेयरहाउस से सप्लाईज एलोकेट कर दी हैं, लेकिन झांग तिएशान डेप्यूटी कमांडर है। सप्लाईज एलोकेट करने का पावर उसी के हाथों में है। तुम्हारी सारी सप्लाई रिक्वेस्ट अभी फ्रीज कर दी गई है। तुम शांति से बोलते हो, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जीजिंग खड़े होते हैं और नक्शे पर एक जगह पॉ ईंट करते हुए बोलते हैं, सिटी के सारे गेट्स क्लोज हो गए हैं, लेकिन एक ऐसा गेट है जिसे वो क्लोज नहीं कर सकते। तुम तुरंत समझ जाते हो और बोलते हो, ब्लैक मार्केट। जीजिंग बोलते हैं, हाँ, सिटी से 30 मील दूर मास ग्रेव्स में हर आधी रात को वहां मार्केट लगता है, जो हर तरह के लोगों का अड्डा है। ये कहते हुए वो तुम्हें एक स्पेशल कार्ड देते हैं और बताते हैं वे सिटी के रूल्स को इग्नोर करते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, तुम वहां से कुछ भी खरीद सकते हो। तुम उन्हें थैंक्स बोलते हो और वो फिक्र में बोलते हैं, केयरफुल रहना। घोस्ट मार्केट में मर्डर और रॉबरी बहुत कॉमन है, वहां किसी को कोई परवाह नहीं होती। तुम उन्हें अश्योर करते हो, डोंट वरी, जो इंसान मुझे मार सके वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तुम वहां से निकल जाते हो और वापस अपने मास्कमैन वाले भेष में आकर घोस्ट मार्केट में आते हो। वहां तुम्हें वो हर्ब मिल जाती है। बॉस, इस ग्रास के लिए कितने पैसे? 1 लाख क्रेडिट्स या उसके बराबर के मॉन्स्टर मटेरियल्स। इससे पहले कि तुम उसे खरीद पाते, एक गुंडा बीच में आता है। ये क्रिम्सन फ्लेम ग्रास मेरी ब्लैक टाइगर गैंग को चाहिए। बुढ़े, ये ले 10,000 क्रेडिट्स और ये ग्रास मेरी हुई। मेरा सामान 1 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। ये सुनकर वह गुंडा गुस्से में एक लात से उसकी टेबल को गिरा देता है। उसके सारे सामान नीचे जमीन से गिर जाते हैं। तुम जैसे ही हर्ब की तरफ हाथ बढ़ाते हो, वह गुंडा तुम्हें घूरता है। तुम मुसीबतों को न्योता दे रहे हो बच्चे। तुम्हारी ब्लैक टाइगर गैंग के बिजनेस में इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एकदम कामनेस से कहते हो, हर चीज जो पहले आया है उसी के आर्डर में होनी चाहिए। और बोलता है, घोस्ट मार्केट में जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है उसी का हक पहले होता है। इसे मसल के रख दो। वह गुंडा अपने आदमियों पर चिल्लाता है। वह सब तुम पर अटैक करते हैं और तुम बहुत ही आसानी से एक एक करके सबको वहीं पर ढेर कर देते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? वह गुंडा धमकाता है। तुम उसकी तरफ बढ़ने लगते हो और वो घबराता जाता है। मेरा बॉस ब्लैक टाइगर गैंग का लीडर है। वो वहीं गिर जाता है और तुम उसके ऊपर अपना पैर रखते हो और हर्ब उठाते हुए बोलते हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? तुम्हारी ब्लैक टाइगर गैंग सच में सबक नहीं सीखती है। मैं तो अभी तक तुम्हें ढूंढने आया भी नहीं हूं। अभी तो वो कर्ज चुकाना भी बाकी है। वो दर्द में कहारता है। तुम तो गू हो। तुम अपने पैर का दबाव बढ़ाते हो। उसकी चीख निकाल जाती है। तुम बोलते हो, दफा हो जाओ। अपने भाई को बताना कि मैंने ये हर्ब ले ली है। मैं कुछ दिनों में उसे फिर से ढूंढने आऊंगा। वो अभी गुंडे घबराते हुए वहां से भाग जाते हैं। तुम उसे स्वर्ग को रख लेते हो और दुकानदार की टेबल पर सिक्कों की पोटली रख देते हो, पैसे और सामान का हिसाब बराबर। तुम वहां से जाने लगते हो तब वो मिस्टीरियस दुकानदार अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, तुम वही हो ना जिसे झांग और यांग फैमिलीज खत्म करना चाहती हैं, है ना? तुम चौंक कर अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हो। तुम कौन हो? क्या तुम उनके जासूस हो या फिर कोई नए कॉन्ट्रैक्ट किलर हो? ये सुनकर दुकानदार अपनी जगह से उठता है और अपने सामानों को वापस जमाते हुए बोलता है, अगर मैं उनमें से एक होता तो जब ब्लैक टाइगर गैंग ने तुम पर अटैक किया था तब मुझे बस तुम्हारी पीठ में चाकू घोंपना था और वही तुम्हारा एंड होता। तुम्हारे जीतने का वेट करके बाहर आकर ये बकवास बातें करने की मुझे क्या जरूरत थी? तुम डिमांड करते हो। तुम आखिर हो कौन? पूरे शहर में तुम्हारे लिए रिसोर्सेस ब्लॉक कर दिए गए हैं। उन्हें गायब करने के लिए लेजिटिमेट और अंडरवर्ल्ड फोर्सेस दोनों का यूज हो रहा है। मैं इस तरह की टैक्टिक से बहुत ज्यादा फैमिलियर हूं, वह आदमी कहता है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर यहां बात करना सही नहीं होगा। क्या तुम्हारे अंदर मेरे साथ चलने की हिम्मत है? तुम थोड़ा शान होते हो और बोलते हो, रास्ता दिखाओ। तुम कहते हो। वो वहां से एक सुनसान गली में जाने लगता है और तुम उसको फॉलो करते हो। एक हिडन लोकेशन पर पहुंचकर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। मेरा नाम चेन जोंग है। तुम बोलते हो, कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना।
वो मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि सेवंथ सिटी के ऑफिशियल आर्काइव्स में मैं 20 साल पहले 20 टाइड के दौरान बैटल में मारा गया था। तुमसे पहले सिटी डिफेंस फोर्सेस का कमांडर मैं ही था। तुम एकदम से चौंक जाते हो और पूछते हो, क्या 20 साल पहले वो कमांडर सिटी लॉर्ड के रिट्रीट को बचाने के लिए लड़ते हुए नहीं मरा था? वो बिटरनेस के साथ हंसता है। लड़ते हुए मरना? तुमने बहुत अच्छी बात कही। वो अपने शरीर पर तलवार के मार्क्स दिखाता है और कंटिन्यू करता है, मैं उस 20 टाइड में नहीं मरा था। मैं अपने ही लोगों के हाथों मारा गया था। तुम आश्चर्य से पूछते हो, कौन थे वो? वो बताता है, झांग तिएशान और यांग गैंग। उसकी आवाज में गुस्सा भरा हुआ होता है। 20 साल पहले वे बस दो बड़े ग्रुप्स के यंग मैन थे, बहुत ही एम्बिशियस और एम्बिशन से भरे हुए। मैंने पता लगा लिया कि वे सिटी के बाहर 20 ट्राइब्स के साथ सीक्रेटली ट्रेडिंग कर रहे थे। वे जो ट्रेड कर रहे थे वो सेवंथ सिटी का सिटी डिफेंस लेआउट मैप और हमारे एलीट गैरिसन के ड्यूटी रोटेशन का प्रिसाइज शेड्यूल था। उन्होंने अपने कॉमरेड्स के ब्लड और पूरे सिटी की सेफ्टी का यूज़ 20 ट्राइब की टेरिटरी में रेयर कल्टीवेशन रिसोर्सेज से एक्सचेंज करने के लिए किया था। मेरे पास एविडेंस था और मैं ओल्ड सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करने ही वाला था, लेकिन यह न्यूज़ लीक हो गई और उन्होंने पहले अटैक कर दिया और मुझ पर 20 ट्राइब के साथ मिले होने का आरोप लगाकर मुझे गद्दार करार कर दिया। फिर अपने विश्वसनीय साथियों के साथ मिलकर उन्होंने एक आउटिंग के दौरान जाल बिछाया और मुझे और मेरे पर्सनल गार्ड्स को मार दिया। उन्हें लगा कि मैं मर गया हूं, चेन जोंग कहता है। मैं बाई चांस सर्वाइव कर गया, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया था और मेरी फैमिली पहले ही मारी जा चुकी थी। मैं 20 सालों तक इस डार्क घोस्टली मार्केट में छिपा रहा और एक अपॉर्चुनिटी का वेट करता रहा, उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की एक अपॉर्चुनिटी। तुम पूछते हो कोई एविडेंस है? वो एक एडवांस्ड चिप तुम्हें देते हुए जवाब देता है, सब यही है। सीक्रेट लेटर्स की कॉपीज और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तुम पूछते हो, लेकिन तुमने उन दोनों की असलियत सामने लाने में इतने साल क्यों लगा दिए? वो भारी मन से जवाब देता है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तुम हैरान होकर पूछते हो, क्या? वो गंभीर होते हुए कहता है, आने वाली डैम्पनेस मुश्किल से 1 हफ्ते और टिक पाएगी। पिछली बार उन्होंने न केवल सिटी डिफेंस लेआउट मैप का सौदा किया था, बल्कि ऑर्क्स को यह गुप्त सूचना भी दे दी थी कि सेवंथ सिटी के लॉर्ड अभी शहर में मौजूद नहीं हैं। इसी वजह से इस बार ऑर्क ट्राइब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तुम ये सुनकर चौंक जाते हो। यदि समय रहते झांग और यांग फैमिली को सबक नहीं सिखाया गया, तो अगले 7 दिनों में ये पूरा शहर एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। तुम वापस अपने घर आ जाते हो। वहाँ टेबल पर एक लिफाफा रखा हुआ होता है। तुम उसे खोलते हो तो एक लेटर होता है जिसमें किंग ज्यू के खून से लिखा हुआ होता है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो एक फैमिली के पास आओ और घुटनों के बल बैठकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लो। तुम गुस्से में बोलते हो, गुनाह कबूल करना होगा। ठीक है, तुम बस देखो मैं क्या करता हूँ। तुम अपनी ड्राइंग में से जड़ी बूटियों और जरूरी सामान निकालते हो और क्रिम्सन फ्लेम ग्रास का यूज करते हो। वॉरियर रेलम को ब्रेक थ्रू करना चाहिए, ये कहते हुए तुम उन्हें खा लेते हो। सिस्टम तुम्हें अलर्ट करता है। Breakthrough successful. होस्ट लेवल इंक्रीज्ड। मार्शल मास्टर रेलम ब्लड और क्यूआई सर्ज कर गए हैं। स्किल अर्थ फिस्ट को एक्टिवेट किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुम शांत हो जाते हो और अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी को फील कर पा रहे हो। तो उसके बाद तुम जी जिंग को कांटेक्ट करते हो। जी जिंग, मेरे पास अभी यांग गैंग और झांग तेशान के सिटी के साथ धोखेबाजी करने के एविडेंस हैं। साथ ही मुझे आपकी हेल्प से एक चीज करनी है। तुम यांग फैमिली कंपाउंड पर पहुंचते हो। वहां पर बहुत सारे गार्ड तैनात होते हैं। कौन है? रुक जाओ, गार्ड्स चिल्लाते हैं। तुम उन्हें इग्नोर करते हो। वह तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर तुम उन सबको ब्लॉक कर देते हो और जोर की आवाज के साथ ललकारते हो, यांग गैंग, बाहर आओ और मरो। तुम्हारी नई पावर के साथ तुम एक एनर्जी बॉल सर्च करते हो और उससे गेट पर अटैक करते हो। तुम्हारी पावर से वो गेट टूट जाता है और गार्डों के ऊपर जाकर गिरता है। बाहर के शोर शराबे से अंदर जो एल्डर्स ध्यान में होते हैं वह जाग जाते हैं। तुम जैसे ही अंदर घुसते हो, काफी संख्या में अंदर के गार्ड्स तुम्हारी तरफ दौड़ते हैं और तुम्हें घेर लेते हैं। ब्रदर्स,
ये सिर्फ अकेला है। गो। तुम उन्हें एफर्टलेसली हरा देते हो। तुम अंदर की तरफ भागते हो और गेट को एक लात से तोड़कर अंदर घुसते हो। वहां यांग गैंग अपने एल्डर्स लीज्यू जिंगबो के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है और एक तरफ उन्होंने गुकिंगज्यू को होस्टेज बनाया हुआ होता है। वो बोलता है, वाह, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी आ गया। तुम्हारा वो कमीना चाचा बोलता है, तुम छोटे कमीने, आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम किंग ज्यू को खून में लथपथ बंधा हुआ देखते हो और बोलते हो, उसे अभी रिलीज करो। यांग गैंग अपनी सीट से उठता है और किंग ज्यू के पास जाकर अपना चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है और तुम्हें ब्लैकमेल करता है। घुटनों के बल बैठ जाओ, शायद ये तुम्हारी भक्त तुम्हें अपनी लाश दे दे। घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखो, वरना अगर ये चाकू 1 इंच भी आगे बढ़ा तो तुम उसे बीच में ही रोकते हुए बोलते हो, मैं फिर से कह रहा हूं, उसे रिलीज करो। गैंग झांग कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तुम्हें मुझसे नेगोशिएट करने का कोई राइट नहीं है। इसको इसकी औकात बताओ। उसके बोलते ही तीनों एल्डर तुम्हारी तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम रखते ही जमीन फटने लगती है। सिस्टम तुम्हें वार्न करता है। 3 एल्डर्स डिटेक्टेड, 3 एलीट जॉम्बीज, तीनों मिलकर वो होस्ट की लेवल की हो जाते हैं। तुम सोचते हो 3 वॉरियर्स के साथ डील करना सच में इजी नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं। तुम मुस्कुराते हुए बोलते हो, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही स्किल है? वो अटैक जारी रखते हैं। तुम्हें वो काफी घायल कर देते हैं। ये देख जिंग यांग हंसता है और बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 50 लेवल के साथ एक बेवकूफ की तरह यांग फैमिली के अंदर आ सकते हो? नाइव। लीज्यू पागलों की तरह खुश होती हुई चिल्लाती है, इसे मार डालो, इसे पीट पीट कर मार डालो। हा हा हा, इस ट्रैश को पीट पीट कर मार डालो। सिस्टम इंटेंस प्रेशर पर रिएक्ट करता है। क्राइसिस सभी स्किल्स को मैक्सिमम पर सेट करता है। टेम्परेरी प्रोफिशिएंसी बूस्ट। तुम ये देख खुशी से खड़े होते हो, अपना नया पावर अनलीश करते हो और बोलते हो, मेरी फिस्ट टेक्निक्स ट्राई करोगे? ये बोलते हुए तुम एक हैवी एनर्जी पंच मारते हो तो एल्डर 3 वही ढेर हो जाता है। सब चौंक जाते हैं। दूसरा एल्डर चिल्लाता है, तो तुम भी एक वॉरियर हो? सभी की नजरों में अब खौफ साफ नजर आता है। तुम मुस्कुराकर बस अपनी गिनती करते हो। एक गया। अपने आदमियों को गिरते हुए देखकर यांग गैंग पैनिक करता है और चिल्लाता है, फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, मेरे लिए फाइट करो, इसे मार डालो। फाइट बहुत इंटेंस हो जाती है। वो दोनों तुम पर अटैक करते हैं और यांग गैंग किंगजू पर। किंगजू कुछ कह पाती उससे पहले ही तुम बोलते हो, बात मत करो, अपनी आंखें क्लोज कर लो। ये बोल तुम गैंग झांग और एल्डर्स पर अटैक करते हो। बचा हुआ एल्डर हैरानी से पूछता है, तुम जितना फाइट करते हो उतने ही स्ट्रांग होते जाते हो। तुम बोलते हो, मैंने कहा था, मैं अकेला ही काफी हूं। ये बोलकर तुम एक जोरदार पंच से उस पर अटैक करते हो। वो झेल नहीं पाता और उड़ता हुआ सीधा दूर जाकर पड़ता है और वहीं खत्म हो जाता है। तुम यांग गैंग चाहते हो। वह डर के चिल्लाता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं यांग फैमिली का हेड हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो जब सिटी लॉर्ड वापस आएंगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम उसे एक्सपोज करते हो, सिटी लॉर्ड, तुमने माउंटेन कमांडर को ट्रिक किया था,
जब तुमने ऑर्क को सिटी डिफेंस लेआउट सेल किया था, तब तुमने सिटी लॉर्ड के बारे में क्यों नहीं सोचा? वह हैरानी से पूछता है। तुम्हें कैसे पता चला? चेन झोंग। क्या चेन झोंग मरा नहीं? तुम रिवील करते हो। 20 साल बीत चुके हैं। अब कीमत चुकाने का टाइम आ गया है। साइड से ये सब देख रही ली जियो घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगती है। ब्रदर यू हाउ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं पता। यांग गैंग ने ही मुझे फोर्स किया था। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुम उसका मजाक उड़ाते हो। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? एकदम ट्रैश, जिसमें से मरे हुए बुढ़े की स्मेल आ रही है। तुम ट्रैश हो, तुमने यही कहा था, है ना? वो अपना सर जमीन से पीटती हुई गिड़गिड़ाती है। मैं रॉन्ग थी, मैं रॉन्ग थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह रोती है। मैं तुम्हारी स्लेव बन सकती हूं। मैं तुम बोलते हो लीजियो, क्या तुमने कभी सोचा था कि अगर तुमने उस टाइम अपना मुंह बंद रखा होता तो तुम आज मरती नहीं? यांग गैंग एक आखिरी डेस्परेट अटैक का ट्राई करते हैं। तुम मुझे आसानी से रोक लेते हो और बोलते हो, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? वो चिल्लाता है, वू युनहाओ, तुम जीत नहीं सकते। बीस टाइड जल्दी ही आने वाली है। यांग फैमिली के बिना, झांग फैमिली के बिना यह सिटी और भी तेजी से खत्म हो जाएगा। बिलीव करो या मत करो, तुम ये सुन शांत रहते हो और बोलते हो, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम वो दिन देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे। यांग फैमिली पर एक जान का कर्ज है। आज मैं उसे चुकाऊंगा। ये बोलते हुए तुम एक पंच में उसे खत्म कर देते हो। उसे मार देख ली, जीव घबराकर भागने की कोशिश करती है। बार तुम उसे स्पीडली आकर रोक लेते हो। अपनी अगली लाइफ में एक अच्छी इंसान बनना, ये बोलकर तुम उसे भी फिनिश कर देते हो। तुम्हारा अंकल कुजिंगबो चुपके से ये सब देख रहा होता है। वो जैसे ही जाने की कोशिश करता है, तुम एक झटके से उसके सामने आते हो और बोलते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? शो अभी ओवर नहीं हुआ है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए तुमसे भीख मांगता है। गु युनहाओ, मैं गु फैमिली का एक एल्डर हूं। तुम्हारी गु फैमिली को टच करने की हिम्मत करोगे? मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि गु फैमिली को माफ कर दो। तुम बोलते हो, गु फैमिली, जब तुमने मेरे पेरेंट्स की संपत्ति को सीज किया था, तब तुम्हें गु फैमिली का ख्याल क्यों नहीं आया? जब तुमने मुझे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था, तब तुम्हें गु फैमिली का ख्याल क्यों नहीं आया? जब तुमने गु किंगज्यू का मर्डर करने के लिए आउटसाइडर्स के साथ साजिश की थी, तब तुम्हें गु फैमिली का ख्याल क्यों नहीं आया? झिंगब्बो गिड़गिड़ाता है। युनहाओ, मैं तुम्हारा अंकल हूं। हमारी रगों में एक ही परिवार का खून है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझे गु फैमिली की प्रॉपर्टी का एक पेनी भी नहीं चाहिए। तभी वहां किंगज्यू आती है। तुम उसकी तरफ मुड़ते हो और बोलते हो, किंगज्यू, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? गुजिंगबो डेस्परेट होकर उससे भीख मांगता है। किंगज्यू, किंगज्यू, मैं तुम्हारा अंकल हूं। मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है। प्लीज मेरे लिए प्लीड करो। गु युनहाओ तुम्हारी बात सुनेगा। मैं रॉन्ग था। मुझे तुम पर अटैक नहीं करना चाहिए था। मुझे गु युनहाओ को टारगेट नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझ पर रहम खाओ और मेरी जिंदगी बख्श दो। किंगज्यू उसे एकदम नफरत से देखती है। इसे मारने से तुम्हारे हाथ गंदे होंगे। गु जिंगबो राहत की सांस लेता है। हाँ, किंगज्यू सही कह रही है। मुझे मारने से तुम्हारे ही हाथ गंदे होंगे। मुझे जाने दो, मैं यहां से दूर चला जाऊंगा। किंगज्यू बीच में बोलती है, इसकी सारी पावर छीन लो और इसे बाकी की लाइफ एक आम इंसान की तरह जीने दो। यही इसके लिए सबसे बड़ी सजा है। तुम भी हाँ में सर हिलाते हो। गु जिंगबो चीखता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम एक एनर्जी सर्च के साथ उसकी सारी पावर छीन लेते हो। तुम उसकी इस दयनीय हालत को आखिरी बार देखते हो। आज से तुम इस 7th लेवल की झोपड़पट्टी में उन लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस करोगे जिन्हें तुम ट्रैश कहते थे। कैप्टन जी जिंग मिलिट्री बेस पहुंचते हैं और वहां पर सभी को एक टोकन ऊपर उठाते हुए एड्रेस करते हैं। झांग तिएशान बीस्ट्स के साथ साजिश रचने, इंफॉर्मेशन बेचने और सिटी को धोखा देने के जुर्म में मैं सिटी लॉर्ड के टोकन के साथ तुम्हें ऑन द स्पॉट अरेस्ट करता हूं। तिएशान पैनिक करता हुआ वहां आता है। जी जिंग, तुम पागल हो। तुम्हें कोई हक नहीं है। सिटी लॉर्ड ने खुद इसका ऑर्डर दिया है। ध्यान से देखो, जी जिंग कहते हैं। तिएशान की आंखें खौफ से फटी रह जाती हैं। उसके बाद मिलिट्री के जवान उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहां चेन जोंग भी आ जाता है। उसे देख तिएशान एकदम से हैरान हो जाता है
और घबराकर पूछता है, चेन चेन झोंग, तुम मरे नहीं? चेन झोंग उसे 20 साल की नफरत के साथ घूरता है। झांग तेशान, 20 साल, मैंने इस दिन का 20 सालों तक वेट किया है। और ये कहकर उसके सामने सारे एविडेंस रख देता। तेशान सरेंडर कर देता है। जीजिंग ऑर्डर करते हैं और तेशान अरेस्ट हो जाता है। उसे लॉकअप में ले जाया जाता है। एक नई सुबह के साथ तुम लड़खड़ाते हुए गैंग यांग के तहस नहस घर से निकलते हो। बाहर आकर एक राहत की सांस लेते हो और बोलते हो, चलो सब खत्म हुआ। किंग्सयू तुम्हारी पीठ पर एक बड़ा और गहरा जख्म देखती है और तुरंत उस पर पट्टी रखकर बोलती है, हिलो मत, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तुम उसकी तरफ देख मुस्कुराते हो और पूछते हो, तुम मेरी इतनी परवाह कब से करने लगी? तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हो और तुम उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेते हो। वह अचानक चौंक कर बात को घुमाती है। तुम्हारी परवाह किसे है? तुम आउटपोस्ट पर आने वाले खतरे को देख रहे होते हो। बीस्ट की फौज शहर की तरफ तेजी से आ रही होती है। चारों तरफ सिर्फ धूल का गुबार नजर आ रहा होता है। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। सब शेल्टर के अंदर घुस रहे होते हैं। एक सामान से लदे हुए कार्ट के लिए एक आदमी लड़ रहा होता है। ये मेरा सामान है, इसे मत छुओ। तुम्हारा टीममेट दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आता है और रिपोर्ट करता है, कैप्टन, साउथ सिटी का शेल्टर पहले ही लोगों से पैक हो चुका है। वेस्ट सिटी में लोग सप्लाईज के लिए लड़ रहे हैं। जीजिंग कहाँ है? तुम पूछते हो। कैप्टन जी कमांड पोस्ट पर आपका वेट कर रहे हैं। यह सुनकर तुम वहां से चले जाते हो। तुम कमांड पोस्ट पहुंचते हो और बोलते हो, कमांडर जीजिंग। जीजिंग कहते हैं, गु युनहाओ, तुम आ गए, बैठ जाओ, चलो शुरू करते हैं। तुम जीजिंग को कुछ सस्पेक्टेड गद्दारों की लिस्ट दिखाते हो। वो उस लिस्ट को ऊपर से नीचे तक अच्छे से पढ़ते हैं और एक नाम पर आके रुकते हैं। फिर एक स्माइल के साथ तुम्हें बोलते हैं, अच्छा, तो तुम्हें अब मुझ पर भी शक है। तुम बोलते हो, झांग तेशान भी इस लिस्ट में है। वह सालों से सिटी डिफेंस फोर्स में अपनी जड़ें जमाए हुए था। उसने अपने पीछे कितने चूहे छोड़े हैं, यह अभी भी क्लियर नहीं है। जीजिंग तुमसे पूछता है, ओके, अगर मैं गद्दार हूं तो तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? तुम उसे जवाब देते हो, अगर तुम गद्दार होते तो मैं तुम्हें यह लिस्ट नहीं दिखाता। वो कॉन्फ्यूजन में पूछते हैं, तो फिर तुमने इसमें मेरा नाम क्यों लिखा? तुम जवाब देते हो, मैं तुम्हारा रिएक्शन टेस्ट कर रहा था। अगर अपना नाम देखकर तुम्हारा पहला रिएक्शन गुस्सा या खुद को डिफेंड करना होता तो मुझे पता चल जाता कि तुम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। जीजिंग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छा बच्चे, तुम मुझसे 10 गुना ज्यादा चालाक हो। बताओ, प्लान क्या है? तुम वहां से उठकर जाने लगते हो और गेट पर रुककर बस कहते हो, तुम आज दोपहर होने वाली मिलिट्री मीटिंग में एक नाटक करने में मेरी हेल्प करोगे? वो यह सुनकर जोर से हंसने लगते हैं। बाद में सब मीटिंग में इकट्ठे होते हैं। माहौल काफी टेंशन वाला है। मेरी याददाश्त भी ना। कोई चिल्लाता है, इस बीस्ट की तो कोई याददाश्त ही नहीं है। अब और कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, कोई गलती मत करना। एक ऑफिसर परेशान होकर गुस्से में बोलता है, झांग तियशान, वो गद्दार, अरेस्ट हो चुका है। वह साउथ सिटी गेट और वेस्ट सिटी गेट का इंचार्ज था। सिटी गेट पर मौजूद आधी आर्मी का अब कोई लीडर नहीं है। ईस्ट गेट की दीवार 3 सालों से रिपेयर नहीं हुई है। दूसरा ऑफिसर बोलता है, पिछले महीने की चेकिंग रिपोर्ट में 7 क्रैक्स दिखे थे। तीसरा दुखी होकर बोलता है, गोलियों और हथियारों का रिजर्व सिर्फ 3 दिन की भारी जंग के लायक ही बचा है और मेडिकल सप्लाईज की हालत तो और भी खराब है। जख्मों की दवा सिर्फ 1 दिन के लिए बची है। जी जिंग गुस्से में टेबल पर मारते हैं और जोर से चीखते हैं, सब शांत हो जाओ। तभी ऑटोमेटिक गेट ओपन होता है और तुम मीटिंग हॉल में एंटर होते हैं। एक उम्रदराज ऑफिसर तुम्हें देख फुसफुसाता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक मामूली बच्चा कमांडर इन चीफ बन सकता है? सिटी डिफेंस आर्मी में इतने सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। जीजिंग तुम्हें डिफेंड करते हैं। उन्हें सिटी लॉर्ड ने टेम्परेरी कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जंग के बाद सिटी लॉर्ड के पास जाना। तुम पूरे प्लान को स्टडी करते हो और चार्ज लेते हुए पूछते हो, कितने सैनिक कम हैं? जीजिंग बोलते हैं, झांग तियशान के कमांड में 3000 आदमी थे,
लेकिन अभी 1000 से भी कम लोगों को रेडी किया जा सकता है। बाकी या तो बस देख रहे हैं या भाग गए हैं। दूसरा ऑफिसर बताता है, हमारे पास 3 दिन का एम्यूनिशन है, लेकिन अगर ये एस लेवल की बीस्ट टाइड हुई तो ये 1 दिन भी नहीं चलेगा। तुम चेन जोंग की तरफ मुड़ते हो और पूछते हो, ओल्ड चेन, 20 साल पहले सिटी डिफेंस आर्मी उस टाइड में कैसे सरवाइव कर पाई थी? चेन जोंग सीरियस होकर कहता है, 20 साल पहले सेवंथ सिटी में 20,000 एलीट सैनिक और 5 मार्शल आर्ट्स मास्टर्स मौजूद थे। और अब ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं और एक ऑफिसर डरता हुआ बोलता है, तो अब हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे? तुम मैप पर हाथ से प्लान का एक पार्ट बिखेर देते हो और गुस्से में बोलते हो, तो हम बेवकूफ नहीं हैं। तभी दूसरा ऑफिसर तुम्हें टोकता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो हमारी डिफेंस लाइन है। तुम अपना रिस्की प्लान समझाना शुरू करते हो। सबका हमेशा यही सोचना रहा है कि बीस्ट टाइड को सिटी के बाहर ही रोक कर रखा जाए, लेकिन हमारी आर्मी काफी नहीं है, इसलिए हम उन्हें रोकेंगे नहीं। तुम्हें सिटी की दीवारें छोड़नी होंगी। चीझिंग चौंक कर पूछते हैं, दीवारें छोड़ दो? और तुम उसकी बात पूरी करते हो, उस भीड़ को सिटी के अंदर आने दो। पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। फिर हम 3 पहले से डिसाइडेड अर्बन एरियाज ए, बी और सी में ट्रैप्स, बॉम्ब्स और रुकावटें सेट करेंगे और बिल्डिंग्स की पेचीदा लोकेशंस का यूज करके प्लेन्स में दौड़ने वाले उन 1 लाख बीस्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देंगे। बाहर भले ही वो एक सुनामी की तरह दिखें, लेकिन गलियों के अंदर वो बस पिंजरे में फंसे जानवरों की तरह होंगे। तभी एक ऑफिसर हैरानी से पूछता है, गलियों में फाइट? तुम सिटी के अंदर बीस्ट्स की भीड़ से लड़ोगे? स्ट्रीट फाइटिंग? नहीं, वो सींग वाले बीस्ट्स हैं। तुम एक्सप्लेन करते हो, फेज 1, सिटी की दीवारों पर बहुत थोड़े से सैनिकों को चारे की तरह छोड़ो ताकि लो लेवल के बीस्ट्स सिटी में एंटर कर सकें। बिल्डिंग्स और पहले से सेट की गई रुकावटों का यूज करके उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो और एक एक करके उन्हें मार गिराओ। फेज 2, मीडियम लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट्स गली की फाइट में थक कर चूर हो जाएंगे। हम अपनी फाइनल डिफेंस लाइन स्क्वायर में सेट करेंगे। फेज 3, स्पेशल फोर्सेस सीधे लीडर को मारने वाला हमला करेंगी। बीस्ट्स की भीड़ को पार करते हुए सीधा बीस्ट किंग को मार गिराएंगी। बीस्ट किंग के मरते ही बीस्ट्स की भीड़ अपने आप बिखर जाएगी। ऑफिसर पूरा प्लान समझते हुए बोलते हैं, फायर पावर को डिवाइड करने के लिए बिल्डिंग्स का यूज करो, गली की एंट्री पर बॉम्ब्स वाले ट्रैप्स लगाओ और उन्हें भागने से रोकने के लिए दोनों तरफ से गोलियां बरसाओ। क्या इस बच्चे के दिमाग में पूरी की पूरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी भरी हुई है? बाकी भी सहमति देते हैं, ये रिस्की है लेकिन पॉसिबल है। तुम जारी रखते हो, आज से पूरा सिटी वॉर की स्टेट में है। तुम ऑन ऑर्डर देते हो, सभी आम लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में चले जाएं। ए, बी और सी तीनों ब्लॉक्स में काम शुरू हो जाएगा। जिन दीवारों पर छत का वजन नहीं है उन्हें तोड़ दो और रुकावटें और ट्रैप्स बनाओ। फिर तुम गद्दारों के लिए चारा डालते हो, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। सिटी सी के तीनों ब्लॉक्स में बॉम्ब वाले ट्रैप्स लगाने के लिए कल रात सर्किट बदलने के वास्ते एनर्जी सेंटर को 4 घंटे के लिए बंद करना होगा। इन 4 घंटों के दौरान साउथ सिटी पूरी तरह से बिना किसी सुरक्षा के होगा। यह सुनकर ऑफिसर हैरानी से पूछता है, अगर मौसम में नमी हुई तो इस टाइम के दौरान अटैक हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम उसे रोकते हुए बोलते हो, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है और आप में से किसी को भी यह बात किसी और को बताने की परमिशन नहीं है। मीटिंग खत्म हुई। उस रात सभी गद्दार छुपकर मिलते हैं। कल रात साउथ एनर्जी सेंटर का 4 घंटे के लिए बंद होना लाइफ में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है। मैंने पहले ही बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर लिया है। बस ये मैसेज बाहर चला जाए, चाहे कोई भी हो, झांग तिएशान पकड़ा जा चुका है। झांग तिएशान पकड़ा गया है, लेकिन सिटी के बाहर उसका कांटेक्ट नेटवर्क अभी भी सेफ है। दूसरा कहता है, एक बार मैसेज सेंड हो गया तो ऑर्क्स अपनी पूरी आर्मी को उन 4 घंटों में साउथ सिटी पर अटैक करने के लिए फोकस करेंगे जब एनर्जी सेंटर बंद होगा। एक हेजिटेट करता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी फैमिलीज भी सिटी के अंदर ही होंगी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जब ऑर्क टाइड आएगी तब तुम्हारी फैमिलीज बच जाएंगी? अपने लिए भागने का रास्ता खुला रखना ही बेहतर है। ऑर्क्स को सिर्फ सिटी चाहिए, किसी की जान नहीं। उनके साथ कून परेड करो और उसके बाद हम सब अपर सिटी में जा सकेंगे।
वो जैसे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, अचानक तुम फोर्स के साथ अंदर आ जाते हो और उन्हें घेर कर बोलते हो, ओह, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो कुछ बात करते हैं। ये सब क्या चल रहा है? गद्दार डर के मारे जम जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम रिवील करते हो, साउथ सिटी एनर्जी सेंटर को कभी बंद करने की नीड ही नहीं थी। वह तो एक चारा था जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए रेडी किया था। झांग तियशान ने तुमसे जो भी प्रॉमिस किया हो, अब सब खत्म हो चुका है। वो गद्दार चीखता है, हमें मारने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तुम्हारे ये सब ट्रिक्स बीस्ट किंग के सामने एक मजाक हैं। एक फोर्थ टियर बीस्ट किंग, तुम में से कौन उसे रोक सकता है? जब वो आएगा तो तुम सब मारे जाओगे। बीस्ट किंग की फिक्र मत करो, खुद की फिक्र करो। तुम एकदम कोल्डनेस के साथ कहते हो और तुम जीत झिंग की तरफ मुड़ते हो। जेसन अब तुम्हारा है। बाद में तुम्हें एक मिस्टीरियस मैसेज मिलता है, गु युन हाओ, अगर तुम इस सब का असली रीजन जानना चाहते हो तो कल सनसेट से पहले नॉर्थ सिटी के उस पुराने क्लॉक टावर पर आओ। तुम सोचते हो, क्या नॉर्थ का ये पुराना क्लॉक टावर कोई ट्रैप है या फिर कुछ और? क्लॉक टावर में एक मिस्टीरियस लड़की मास्क पहने तुम्हारा इंतजार कर रही होती है और तुम वहां पहुंचते हो और उससे पूछते हो, क्या तुम मुझे ढूंढते हुए यहां आई हो? वो लड़की जवाब देती है, तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आए हो। तुम खिंच कर बोलते हो, बहुत हो गई नॉनसेंस। मुझे बताओ, क्या तुम्हें इन बीस्ट के अटैक्स का रीजन पता है? वह लड़की अपना हाथ उठाती है और एक नक्शे का प्रोजेक्शन तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम पूछते हो, ये क्या है? वो एक बहुत ही डरावना सच रिवील करती है, इस दुनिया का असली स्ट्रक्चर। तुम जिस 7th लेवल पर हो वो सबसे लोवेस्ट लेवल है। ऊपर जो हैं वो अपर सिटीज हैं। हर 20 साल में अपर सिटीज लोअर सिटीज से एक्स्ट्रा पॉपुलेशन और इंस्टेबिलिटी को साफ करने के लिए इन बीस्ट की गैंग को छोड़ते हैं। वो इसे पॉपुलेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तुम एकदम हैरान होकर गुस्से में बोलते हो, 1 लाख लोगों की जान यहाँ दांव पर लगी हुई है और तुम लोग। वो बोलती है, यही इस दुनिया का नियम है। जो स्ट्रांग होते हैं वही रूल्स बनाते हैं और वीक लोगों को उसे फॉलो करना पड़ता है। झांग तियशान और यांग गैंग तो बस अपर क्लास के एजेंट्स हैं। उन्होंने सिटी डिफेंस की इंफॉर्मेशन कुछ स्प्रिट स्टोन्स के लिए नहीं बेची थी, बल्कि अपर सिटी में एंटर करने की क्वालिफिकेशन पाने के लिए बेची थी। और तुम कौन हो? तुम डिमांड करते हो। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। तुम्हें बस इतना जानना है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बेशक शर्त यह है कि तुम जिंदा बच सको। किस तरह की हेल्प? तुम पूछते हो। वह मिस्टीरियस लड़की बोलती है, इस बीस्ट टाइड में सरवाइव करो और तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, अरे रुको। फिर तुम्हें आखिरी हिदायत देती है, याद रखना, इस टाइड का मुख्य हिस्सा वो 1 लाख जंगली जानवर नहीं है, बल्कि वो 4th टियर बीस्ट किंग है। उसे मार दो और ये टाइड अपने आप बिखर जाएगी। ये बोलते हुए वो वहां से गायब हो जाती है और तुम कहते हो, अब यही आखिरी रास्ता है। तुम वापस जीजिंग और ओल्ड चेन के पास आते हो। जीजिंग पूछते हैं, कैसा रहा? तुम उन्हें सब सच बताते हो। जैसे ही तुम मैप प्रोजेक्ट करते हो वो पूछते हैं, ये क्या है? तुम बताते हो, इस दुनिया का असली स्ट्रक्चर। हमारे सिर के ऊपर और भी हाई लेवल के शहर हैं, उन्हें अपर सिटीज कहा जाता है। ये सुनकर अचंभे से एक ऑफिसर पूछता है, मैंने पहले कभी अपर सिटीज के बारे में नहीं सुना। तुम आगे बताते हो, बेशक तुमने उनके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्हें तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर 20 साल में अपर सिटीज लोअर सिटीज की एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को साफ करने के लिए ये बीस्ट टाइड छोड़ते हैं। झांग तियशान और यांग गैंग 7th सिटी में प्लांट किए गए अपर सिटी के एजेंट्स हैं। उन्होंने अपर सिटी में एंट्री पाने के बदले में सिटी डिफेंस की खुफिया इंटेलिजेंस को बेच दिया। जीजिंग तुमसे पूछता है, तुम्हें यह खुफिया जानकारी किसने दी? एक अनजान पहचान वाली औरत ने, जिसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। तुम जवाब देते हो, एक अनजान औरत? जीजिंग डाउट करता है, गु युनहाओ, तुमने बस ऐसे ही उस पर विश्वास कर लिया? मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं डेटा पर विश्वास करता हूं। तुम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो और एक बटन प्रेस करते हो। मैप पर अटैक वेव्स दिखती है। ये वो अटैक का रास्ता है जिसे मैंने उसके दिए गए पैटर्न के आधार पर सिमुलेट किया है। तुम पूछते हो, ओल्ड चेन? 20 साल पहले
बीस्ट टाइड बिल्कुल इसी दिशा से आई थी। ओल्ड चेन बहुत ध्यान से स्क्रीन को देखते हैं और बताते हैं, हाँ, 20 साल पहले बीस्ट टाइड बिल्कुल इसी दिशा से आई थी। झिंग जी गुस्से में टेबल पर मारते हैं और चीखते हैं, तो यह सच है। 20 साल पहले हमारे इतने सारे भाइयों को जानवरों की तरह काट दिया गया था। तभी एक ऑफिसर घबराते हुए पूछता है, अब हम क्या करने वाले हैं? तुम सीरियस होकर कहते हो, यह सच आम लोगों को नहीं बताया जा सकता। इससे सिर्फ निराशा और दंगे ही फैलेंगे। लेकिन यह खुफिया जानकारी हमें एक बहुत ही अहम बात बताती है। यह बीस्ट टाइड कोई रैंडम हमला नहीं है। इसका एक कमांड सेंटर है। फोर्थ टियर बीस्ट किंग यहीं छिपा है। उसे मार दो और बीस्ट टाइड अपने आप बिखर जाएगी। जी झिंग याद दिलाता है, उस समय 5 वॉरियर्स मिलकर भी उस फोर्थ टियर बीस्ट किंग को नहीं मार पाए था। तुम एकदम डिटरमाइंड हो। अब हमारे पास लड़ने ले अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जंग से पहले तुम अपने बीमार टीचर से मिलने जाते हो। वो कमजोर आवाज में कहते हैं, युनहाओ, तुम्हारा वजन कम हो गया है। कुछ नहीं, बस आजकल थोड़ा बिजी था। टीचर, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तुम प्यार से पूछते हो, मेरी ये पुरानी हड्डियां इतनी जल्दी नहीं मरेंगी। लेकिन तुम, बाहर जो हालात हैं, युनहाओ, जिंदा वापस आना। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा वापस आना। वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम अपने घायल सैनिक से मिलते हो। वो कहता है, कैप्टन, मेरा हाथ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। जब यह ठीक हो जाए तो मुझे फ्रंट लाइंस पर जाने देना। तुम कहते हो, पहले बेहतर हो जाओ। कैप्टन, एक बार मैं बेहतर हो जाऊं तो मैं आखिरी दम तक आपके साथ लड़ूंगा। काफी जख्मी लोग सेंटर के बाहर भी बैठे होते हो। तुम बाहर आते हो। तभी एक छोटा बच्चा तुम्हारे पास आता है और एक फूल तुम्हें देते हुए बोलता है, बड़े भैया, माँ ने कहा कि आप एक हीरो हो। एक हीरो हमेशा जीतता है। तुम विश्वास दिलाते हो पक्का जीतेगा। पूरी आर्मी आने वाली जंग की तैयारी में लगी हुई है। तुम भी वहां सैनिकों से मिलते हो। फिर तुम अपनी पूरी आर्मी के सामने खड़े होते हो। सभी सैनिक एक साथ जोश में नारे लगाते हैं, कमांडर इन चीफ, हम मरते दम तक 7th सिटी की रक्षा करने की कसम खाते हैं। 7th सिटी की रक्षा करने की कसम खाते हैं। तुम सभी को सल्यूट करके बोलते हो, हम कल एक साथ वापस आएंगे। रात को तुम अपनी गन को साफ कर रहे होते हो। तब किंगज्यू तुम्हारे पास आती है और एक कंबल तुम्हें उड़ाती है और पूछती है, ओह, आज बहुत ठंड है। थोड़ी सी। वो पूछती है, इस जंग के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? तुम उसकी तरफ देखते हो और बोलते हो, अपर सिटी देखने जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो बिना हिचकिचाए कहती है। तुम उसे एक मैप देते हो और बोलते हो, अगर मैं वापस ना आऊं तो टीचर्स और बाकी लोगों को वेस्ट गेट के सीक्रेट रास्ते से बाहर ले जाना। ये उसका रूट है। वो तुम्हें गहराई से देखती है। मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो और तुम बहुत प्यार से अपना हाथ उसके चेहरे पर फिराते हो और एक साइलेंट विदाई लेकर वहां से जाते हो। वो तुम्हें नाम आंखों से जाते हुए देखती है। अगली सुबह जंग का बिगुल बज जाता है। पूरी आर्मी फोर्स सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी होती है। पूरे शहर के अंदर सन्नाटा छाया होता है। तुम दूर से आती हुई बीस्ट की भीड़ को देखते हो। लाखों बीस्ट शहर की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। मेरे वापस आने का वेट करना।
बड़े भैया पक्का जीतेंगे। गु युनहाओ, बड़े भैया पक्का जीतेंगे। बीस्ट के सभी ग्रुप सिटी के पास पहुंच रहे होते हैं। सभी बहुत घबराए हुए होते हैं। 20 की खौफनाक भीड़ सिटी की दीवारों से टकराती है। झूगे, क्या हम टिक पाएंगे? एक डरा हुआ सैनिक पूछता है। खाक टिक पाएंगे? उन्हें सिटी के अंदर आने दो, हम गली में लड़ेंगे। झूगे चिल्लाता है। जीजिंग और उसकी फोर्स भी तैयार रहती है। वो पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर बिल्कुल लग रहा होगा, पर डर ही तुम्हें ज्यादा देर तक जिंदा रखता है। रेडी रहो। 20 अंदर घुसने लगते हैं और घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरा वाला, ओ शिट! तुम अपने लोगों की और बीस्ट की लाशें देखकर मैदान में खुदते हो इस आगाज के साथ कि चलो शुरू करते हैं। सीजन 1 का यहां अंत होता है। जल्द ही दोस्तों मिलते हैं नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, क्या गु युनहाओ इस खौफनाक बीस्ट टाइड को रोक पाएगा? क्या वो उस फोर्थ टीयर बीस्ट किंग को हराकर सेवन सिटी को बचा पाएगा? या फिर अपर सिटी की ये डरावनी साजिश कामयाब हो जाएगी? इस महायुद्ध का अंजाम और अगले सीजन के धमाकेदार एपिसोड्स देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरह की और भी शानदार सस्पेंस और एक्शन से भरी एनिमेटेड स्टोरीज बहुत जल्द आने वाली हैं। इसलिए पास ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी नया वीडियो और अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपको गु युनहाओ का ये एक्शन और हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एपोकलिप्स की दुनिया के साथ, क्योंकि असली तबाही तो अब शुरू हुई है।